ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम 2 कक्षा कर चुके हैं। पहली कक्षा जिसमें बेसिक्स आए थे, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और उनके साथ थोड़ा खेल खेलना, बेसिकली ऐड कैसे करते हैं, सब मतलब बेसिकली बेसिक ऑपरेशंस या और एक यूलर फॉर्म देखा। दूसरी कक्षा में हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले फंक्शंस कैसे दिखते हैं, मतलब दिखते कि नहीं है मतलब, लेकिन एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले फंक्शंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। मतलब वो फंक्शंस जिनका जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हो जाए तो उन फंक्शंस में ऐसा क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि उनका डिफरेंशिएशन, मतलब कि कोई बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ये हमने देखा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। उसके लिए हमने कॉची रीमान कंडीशंस लगाई। ठीक है, अब वो कॉची रीमान कंडीशंस ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी होती हैं, वो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, वो मैं कहीं शीट में भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो तुम्हें मिल जाएंगी। डिफरेंशिएशन के बाद आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, रियल फंक्शंस में भी पढ़ते आ रहे थे और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में भी ये होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इंटीग्रेशन। क्यों कर रहे हैं का जवाब अगेन यही है कि ये इसका यूज़ जो है ये ज़्यादातर तुम्हें फिजिक्स में तब दिखेगा जब तुम मुश्किल इंटीग्रल्स में फंस जाओगे। हाँ, तुम ये सोच रहे होगे कि कॉम्प्लेक्स वाला इंटीग्रेशन क्यों ही आएगा, ना 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 ना, कॉम्प्लेक्स वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जो तुम्हारा इंटीग्रेशन आएगा और तुमसे नहीं हो रहा होगा, तो यू कैन यूज़ मेथड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टू एक्चुअली सॉल्व दैट पर्टिकुलर रियल इंटीग्रल। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, लेक्चर्स के साथ। आज शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बेसिक सा ही है जैसे हम करते आ रहे थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा इंटीग्रेशन से पहले पहले रियल फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि रियल फंक्शन के इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे। ये सीधी लाइन, एक और सीधी लाइन, ये बना दी हमने एक्सेस। सबसे पहले एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, अभी ये कार्टेशियन प्लेन ही है। पहले हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। रियल फंक्शंस में क्या होता था, कोई ऐसे रैंडमली तुम्हारा फंक्शन प्लॉट होता था वाई बराबर एफ एक्स का। ठीक है, दिस इज़ अ रियल फंक्शन। मैं ये यहाँ से हटा के यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, आप क्या करते थे कि मुझे अगर ए से बी में करना है इसको इंटीग्रेट, तो उसका मतलब ये होता था कि मैं यहाँ का एरिया निकाल रहा हूँ। सही बात है, इसका फिजिकल इंट्यूशन ये होता था कि इंटीग्रेशन मतलब तुम एरिया निकाल रहे हो, एरिया अंडर द कर्व। सही बात है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा बदल जाता है, हल्का सा, थोड़ा सा। ठीक है, अभी तुम समझ जाओगे कैसे, क्योंकि हमने बात करी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होवे, यू होवे कि एफ जेड जो होवे वो हम लिख सकते हैं ऐसे यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई। सही बात है। अब तुम ध्यान दो कि यहाँ पे तुम एक्स और वाई दो वैल्यू अंदर डालोगे और तुम्हारे पास दो वैल्यू बाहर आएंगी यू और वी। इतना समझ पा रहे हो कि एक तो यू वाला फंक्शन बाहर आएगा और एक वी वाला फंक्शन बाहर आएगा। तो इनपुट्स तुम्हारे दो हो गए, टू इनपुट्स टू आउटपुट्स, है ना। नॉर्मली अगर अपने पास ऐसे फंक्शन होता, लेट्स से वाई बराबर एफ एक्स, ये इसके अंदर वन इनपुट है, वन आउटपुट है, तो ये फंक्शन टोटल वन प्लस वन बराबर टू डायमेंशंस में प्लॉट हो जाएगा। इतना समझ आया। अगर मान लो z बराबर एफ एक्स वाई दो का फंक्शन है, तो ये दो इनपुट्स जा रहे हैं और एक आउटपुट बाहर आ रहा है। ये चीज़ प्लॉट हो जाएगी तुम्हारी थ्री डायमेंशंस में। तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि अब यहाँ पे दो इनपुट और यहाँ पे हैं दो आउटपुट। तो दो एक्सेस चाहिए तुम्हें इनपुट की, दो एक्सेस चाहिए तुम्हें आउटपुट की। तो ये तुम्हारा होता है एक फोर डायमेंशनल फंक्शन। मतलब इसको प्लॉट करने के लिए तुम्हें चार डायमेंशंस चाहिए। इसका मतलब हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को प्लॉट होता हुआ देख ही नहीं सकते। ये तो बड़ी दिक्कत है, समस्या वाली बात है यार। अगर नहीं देख सकते तो कर ही क्यों रहे हैं, वैसे ही इतना कुछ कर रहे हैं तो प्लॉट ही नहीं कर पा रहे, फिर फ़ायदा क्या है। और अगर प्लॉट ही नहीं कर पा रहे तो उसका इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अभी तुम्हें समझ आएगा। फोर डायमेंशन का है तो प्लॉट करने पहले तो प्लॉटिंग वाला देखते हैं। प्लॉटिंग कैसे करें उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशंस हैं कि उसको कहीं ना कहीं अपन मैप कर देते हैं, फोर डायमेंशन का ऐसे प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इस चीज़ को अपन बोलते हैं वी यूज कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, कन्फर्मल मैपिंग्स टू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन।
ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग ये आगे जाके एक लेक्चर आएगा कन्फॉर्मल मैपिंग पे, तो उसमें हम इस चीज़ की बात करेंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट तुम ये समझ गए होगे कि इस फंक्शन को आराम से तो अपन प्लॉट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब अभी समझ आएगा। मान लो अब तुम आर्गन प्लेन के अंदर बैठे हो। आर्गन प्लेन भाई तुम्हारी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये तुम्हारी रियल एक्सिस है और ये तुम्हारी इमेजिनरी एक्सिस है। इतना आई होप तुम समझ रहे होगे। दिस इज योर आर्गन डायग्राम। अब इसके अंदर जो तुम्हारा मान लो कुछ ऐसा एक मैंने तुम्हें एक कॉन्टूर दे दिया। कॉन्टूर क्या होता है बेसिकली, मैंने मान लो एक पाथ दे दिया। ये मैंने एक पाथ दे दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट्स से कुछ भी पाथ है ये, 1 से लेकर मैं मान लेता हूँ इसको, क्या मानूँ मैं, 2 + i मान लो, चलो ठीक है। और मैंने तुम्हें कोई फंक्शन दे दिया है f(z). मैंने कहा तुम्हें f(z) इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 2 + i तक। तो तुम समझ पा रहे हो तुम्हें बेसिकली क्या करना है। तुम्हें हर जगह पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, हर जगह पे इंटीग्रेशन f(z) dz करना है। यानी कि हर z पे जो भी यहाँ पे z आ रहा है उसको फंक्शन में डालना है, वैल्यू निकालनी है और ये dz में इंटीग्रेट कर देना है। समझ रहे हो, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल पता है तुमने कहाँ देखा है? तुमने लाइन इंटीग्रल देखा है 2 जगह। कंसिडर द एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे तुमने देखे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर तुमने देखे हैं लाइन इंटीग्रल, जैसे कि इंटीग्रेशन E.dl, ये तुमने देखा है। इंटीग्रेशन B.dl भी देखा है। इसका क्या मतलब होता था कि मैंने तुम्हारे एक तार दे दी जिसमें करंट जा रहा है I, उसके आसपास यहाँ पे एक लूप ले लेते थे अपन, इमेजिनरी लूप, ठीक है। उसमें कहते थे कि हर जगह पे तुम B की वैल्यू निकालो, है ना। B की डायरेक्शन कुछ होगा, DL इस डायरेक्शन में होता है, चलो इसको, तो उसमें DL ऐसे कर दो और इंटीग्रेट कर दो, इसमें पूरे में तुम्हारे पास B.dl की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे f(z) कर रहे हैं और dz से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हर dz में f(z) की वैल्यू डाल डाल के इस पूरे कॉन्टूर में अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत समझना कि इसके नीचे का एरिया है। नो 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 नो, इट्स नॉट एन एरिया, इट्स अ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये जो है ना, ये तुम्हारी लिमिट्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट्स हैं। सही बात है। अब तुम सोच सकते हो ना कि 1 से 2 + i, मैं फिर तो मतलब अगर मैंने फाइनल लिमिट 2 + i और 1 दी है तो 5 तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये तुम समझ रहा। अगर तुम नहीं समझ आया तो मैं वापस समझाता हूँ कि 1 और 2 + i, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। सही बात है। अब 1 से 2 + i जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो ये सबसे सीधा सीधा ये सीधी लाइन। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर एक तरीका हो गया कि मैं ऐसे गया ऊपर और फिर यहाँ चला गया। और भी कई तरीके हैं, ऐसे ऐसे घूम घाम के चला गया। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, तुम वो समझ जाओ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। किस तरीके से भी, किसी भी पाथ से मैं 1 से लेकर 2 + i तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंडेंट होगा पाथ पे। समझ रहे हो कि मैं किस डायरेक्शन से जाना चाह रहा हूँ उस पाथ पे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहाँ पे पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो हमें यूज़ करना है कि कहाँ पार्ट डिपेंडेंट आखिरकार नहीं है। ये अभी कुछ देर में तुम्हें पता लग जाएगा, बट अभी के लिए समझो कि आखिरकार इंटीग्रेशन करना कैसा है। जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है उतना है नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें अब एक एग्जांपल कराता हूँ, तुम समझोगे कि तुम्हें करना क्या है। लेट्स से टेक द एग्जांपल कि मेरे को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन z² dz। ठीक है, पाथ भी मैं तुम्हें देता हूँ, कोई पॉइंट ए से लेकर बी तक, और ए पॉइंट और बी पॉइंट भी मैं तुम्हें अभी बना के दिखा देता हूँ। ये सीधी लाइन और एक और सीधी लाइन ये दी, ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y। ठीक है, अब तुम्हें ये तुम्हारा a पॉइंट है, a 0,0, और तुम्हारे जाना है, तुम्हें इस पाथ को लेते हुए यहाँ जाना है, ये है b1,1। ठीक है, ये तुम्हारा एक कर्व बन गया। एक तो इस पाथ पे निकालना है और दूसरा तुम्हें इस पाथ पे निकालना है।
दोनों पाथ्स पे तुम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो, बड़ा आसान है। दिस कर्व इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व। तुम्हें दोनों पाथ से इन दोनों लिमिट्स पे पहुंचना है, इस दोनों को इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करोगे? सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। सिंपल, बस इसको खोल दो, इसको खोल दो, तुम्हारे पास दो इंटीग्रेशन आएंगे, तुम्हें बस वो कर देना है। तो आई क्या हो गया तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैं इस कर्व को, इस कॉन्टूर को मैं नाम दे देता हूँ कुछ गामा वन, और मतलब इस कर्व को वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाला जो कर्व है इसको नाम दे देता हूँ मैं गामा वन। तो मैं कहाँ से, मैं इस कर्व को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब समझ गए कि मैं बेसिकली इस कर्व के अलोंग जा रहा हूँ ए से बी, ठीक है। जब मैं इस कर्व से जाऊँगा तो उसको मैं कुछ और नाम दे दूंगा, लेट्स से गामा टू नाम दे दूंगा, तब मैं वो दोनों अलग अलग होंगे। आई होप तुम समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो एक बार वापस देख लेना फिर। तो इसको तुम खोलोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ए से लेकर बी पॉइंट तक ऑन द कर्व गामा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड मतलब पहले ये सारी एक टर्म सारी इकट्ठे कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई विद डी एक्स प्लस आयोटा बाहर निकालते हुए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई डी वाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑन द कर्व गामा वन, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑन द कर्व गामा वन। आई जस्ट होप तुम्हें समझ रहे होगे। ठीक है, अब इसको करना है अपने को इंटीग्रेट करो। तो अच्छा, y क्या है कर्व पे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सिंपल बात है, बस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो। y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है तुम्हारा कर्व गामा वन। ठीक है, तो डी वाई क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स, ये याद रखना। पहले मैं y बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई को मैंने एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया प्लस टू आयोटा एक्स, और ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स वैसा का वैसा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑन द कर्व गामा वन प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स, वाई को सब्सटीट्यूट करना भूल गया, माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू आई एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी वाई की जगह टू एक्स डी एक्स, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑन द कर्व गामा वन। ठीक है, एक बार वापस दिखा दो कि मेरे को बेसिकली इस कर्व को करना है इंटीग्रेट, z को x प्लस वाई आई वाई लिख दिया, डी जेड को डी एक्स प्लस आई डी वाई लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया और मैंने लिमिट क्या ली, a से b। अब जैसा कि मैंने कहा कि पाथ डिपेंडेंट है, तो मेरे को ये पाथ डालना पड़ेगा कि मैं किस पाथ से जा रहा हूँ। तो अभी मैं y बराबर एक्स स्क्वायर वाले पाथ से a से b में जा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया है गामा वन। ये कर्व का नाम है, ठीक है, बस नाम ही दिया है, कर्व को नाम दे दिया गामा वन, कि मैं गामा वन कर्व से जा रहा हूँ। ठीक है, ये ए कॉमा है, ये जो छोटा है ये कॉमा है, इसको ए वन मतलब मान लेना। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है, ये जो मैं यहाँ से ऐसे घूम घुमा के जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ, ये गामा टू है, कि मैं इस पाथ से जा रहा हूँ और अपने को दोनों इंटीग्रेट करने हैं। ठीक है, गामा वन से भी गामा टू से भी। तो फिर हम आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गए। ठीक है, बस अब तो सिंपल तुम्हारा इंटीग्रेशन ही है ये वन वेरिएबल का, और ये तुम्हें करना आता ही होगा। तो दिस इज जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर प्लस टू आयोटा एक्स क्यूब डी एक्स, ए से बी गामा वन। अच्छा, अब तो तुम्हें वैसे x की ही वैल्यू डालनी है ना, क्योंकि सारा फंक्शन तो मैंने x में डाल दिया। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेकर 1 तक। बस x को 0 से 1 तक सब्सटीट्यूट कर देना इंटीग्रेट करने के बाद, प्लस आयोटा, हाँ ठीक है। अब ये 2x भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ 2 बाहर ही ले आता हूँ, a से b
कर्व गामा वन, एक्स स्क्वायर के साथ एक और एक्स भी मल्टीप्लाइड है, ये वाला, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स फाइव प्लस 2 आयोटा एक्स फोर डी एक्स, ठीक है। अब सिंपली कर दो इसको इंटीग्रेट, तो बन गया एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स फाइव बाय 5 प्लस 2 ix 4/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा एक्स 4/2, और इस पूरे को मेरे को डालना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, प्लस 2 आयोटा एक्स 4/4 माइनस एक्स 6/6 प्लस 2 आयोटा एक्स 5/5, ये भी सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। लिमिट्स समझ गए ना, क्या से क्या लेनी है, 0 से लेकर 1, तो 0 से 1 लिमिट्स ले लो। पहले यहाँ पे 1 डाल दो, 1/3 माइनस 1/5 प्लस आयोटा/2, और 0 डालने पे 0 हो रहा है पूरा का पूरा, प्लस 2i/4 माइनस 2i/6 प्लस 4i²/5, और बाकी 0 डालने पे 0 हो रहा है, ठीक है। आई होप तुम इतना समझ गए होगे। अब बस कर देना है इन सबको ऐड। तो इसको ऐड करने पे तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आना चाहिए, चलो कर ही देते हैं। 5 में से 3 गए, वो होता है 2, 5 सीधा 15, और कोई ऐसी टर्म तो नहीं थी, अच्छा एक और थी, नेवर माइंड, तीनों को साथ में लिख देते हैं पहले। 1/3 माइनस 1/5 माइनस 4/5, इन सबको भी साथ में लिख देते हैं, आयोटा/2 प्लस आयोटा/2, और एक हो गया माइनस आयोटा/3। तो ये तीनों मिल गए तो हो गए 1/3 माइनस 1, प्लस हो गया आयोटा माइनस आयोटा/3, तो ये पूरा का पूरा बन गया -2/3 प्लस 2/3 आयोटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए। एक बार वापस देख लेना, खुद से करके देख लेना, तभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन आखिर मैंने किया कैसे। कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, बस तुम्हें चीज़ें सब्सटीट्यूट करनी आनी चाहिए, और तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन पाथ इंटीग्रल कर रहे हैं, पाथ डिपेंडेंट हो रहा है इंटीग्रल, ठीक है। अपन ने अभी गामा वन पे किया, ऐसे सेम अपन एक बार गामा टू पे करके देखेंगे, ठीक है। एक बार खुद करके देख लेना, तुम्हें बेटर खुद से समझ आ जाएगा। मैंने बस यहाँ पे स्टेप्स करे हैं और कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। अब ये सेम काम अपन गामा टू पे करेंगे। अब मैं करने वाला हूँ आई बराबर इंटीग्रेशन z² dz ए से पी गामा टू, ठीक है। गामा टू क्या है मेरा, गामा टू कर्व है मेरा कि मैं जा रहा हूँ ए से सी पे और फिर सी से बी पे। बेसिकली यहाँ पे कर्व कौन सा है, यहाँ पे मैं कौन सा कर्व ले रहा हूँ, सिर्फ dy वाला, यहाँ पे dx 0 है ना। कैसे देखो, गामा टू का मतलब क्या है, गामा टू का मतलब है कि मैं, गामा टू का मतलब है कि मैं 0.00 से लेकर, ये वाला पॉइंट पता है कौन सा है, ये वाला, दिस पॉइंट इज 0,1, 0,0 से 0,1 पे जा रहा हूँ, और फिर 1,1 पे जा रहा हूँ, है ना। तो दिस लाइन इज बेसिकली x इज इक्वल्स टू 0, और इतना समझ आया। और इस लाइन इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है, तो ये दो लाइन है मेरे पास। यहाँ पे dx बराबर 0 है, और यहाँ पे dy बराबर 0 है। ऐसे सब तुम्हें समझ आ गया कि मैंने क्या किया। गामा टू पे ए से सी पे जाने में, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी। ए से सी जाने पे तुम्हारा x कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट, x इज 0 कांस्टेंट, जिसके कारण मैंने dx को ले लिया 0। उसी तरीके से सी से बी जाने पे मेरा y वाला कोऑर्डिनेट जो कि 1 से 1 ही है, y 1 है, तो y भी मेरा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, जिस कारण मेरा dy क्या है, 0। आई जस्ट होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन दोनों कर्व्स पे अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, ठीक है। गामा टू समझ आ गया, तो गामा टू पे इसको करते हैं इंटीग्रेट। तुम चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो, बाकी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन वही सेम x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy, पहले पे dx तो 0 ही है, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे पास आयोटा dy बचेगा, वही पॉइंट ए से पॉइंट सी तक,
सही बात है। इसको मैं 2 पॉइंट में तोड़ देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया मेरा सी से बी तक, जहाँ पे डी वाई 0 है। डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना x की वैल्यू कांस्टेंट है 0, तो यहाँ दोनों तरफ x 0 हो गया, है ना। मैंने बताया है ये, मैं वापस एक बार यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत आए तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ से गया ये यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट है। ए से सी जाने में, मेरा x का वैल्यू क्या है, x है 0 और यहाँ पे y है 1, तो इनको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूँगा मेरे पास बचेगा सिर्फ -y², ए से सी, आयोटा डी वाई, ऑफकोर्स आयोटा डी वाई तो है ही, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे y का वैल्यू है 1, y का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो x² - 1 प्लस 2 आयोटा x dx, वही c से b। अब a से c में y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1, तो यहाँ पे 0 से 1 सब्सटीट्यूट कर दो, 0 से 1, आयोटा भी बाहर ले आओ, माइनस भी बाहर ले आओ, प्लस यहाँ पे तो बेसिक इंटीग्रेशन ही है, x² + 2ix - 1 dx, सी से बी का मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर 1, ये हो गया तुम्हारा i इंटीग्रल। बस इसको इवेलुएट कर दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। y³ 0 से 1 प्लस x³ प्लस 2ix² 2, उससे वो कट गया, ix², बस, और फिर -x, 0 से लेकर 1, क्या बचा तुम्हारे पास, -i/3, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा 1/3 प्लस आयोटा और -1, जो कि टोटल हो गया -i/3, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर दो, 1/3 - 1 प्लस i - i/3, तो ये हो गया -2/3 प्लस 2/3 आयोटा, जो कि सेम ही आ गया ऊपर वाले से। तो तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ तो पाथ इंडिपेंडेंट था। Here the integral was path independent on the contours gamma 1 and gamma 2, मतलब दोनों पे सेम आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे फंक्शन हो जहाँ पे तुम अलग अलग पाथ से जाओ तो तुम्हारा इंटीग्रेशन सेम ना आए, ठीक है। अब थोड़ी थ्योरी की बात करते हैं, तो अपन ने 2 एग्जांपल्स कर लिए बेसिकली, अब अपन मेन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। अब मस्त मज़े वाली बातें हैं। टॉपिक का नाम मैं बाद में लिखूँगा, चलो पहले जानते कि होने को क्या वाला है। अब मान लो तुम्हारे पास एक रीजन है, अच्छा ठीक है, मैं यहीं से समझा देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, मैं इस पाथ से गया गामा 1 वाले पाथ से, और एक में गया, ये गामा 1 वाला पाथ है और ये गामा 2 वाला पाथ है, आंसर है 0। इतना समझ आया कि यहाँ पर डायरेक्शन भी डिपेंडेंट हो रही है कि मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, बेसिकली ये एरो जो है इस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूँ। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि अगर मैं इंटीग्रेशन a से b फिर इंटीग्रेशन, अच्छा रुको मैं और तमीज़ समझाता हूँ। इंटीग्रेशन a से b जो मैंने गामा 1 से करा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b जो मैंने गामा 2 से करा, जिसको मैंने दो पार्ट में तोड़ के लिखा कि इंटीग्रेशन मैंने पहले तो a से c से करा प्लस इंटीग्रेशन c से b करा, है ना। इतना तुमने भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन a से c को c से a में चेंज करने के लिए तुम बाहर एक माइनस साइन डाल देते हो लिमिट्स उल्टी करने के लिए, सही बात है। ये हम करते हैं, ये सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो a से b गामा 1 पे गया,
दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन सी से ए पे जाना और माइनस बी से सी पे जाना। इन सबको यहाँ ले आओ तो तुम्हारे पास आया इंटीग्रेशन ए से बी प्लस इंटीग्रेशन सी से ए प्लस इंटीग्रेशन बी से सी इज ज़ीरो। समझे? इसका मतलब इसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा। इंटीग्रेशन ए से बी प्लस इंटीग्रेशन बी से सी प्लस इंटीग्रेशन सी से ए इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? तुम ए से बी पे गए, फिर बी से तुम सी पे गए और वापस तुम ए पे आ गए। तो ये टोटल जो इंटीग्रल आया, इसको तुम ऐसे डिनोट कर सकते हो, टोटल जो साइक्लिक इंटीग्रल आया ये आ गया ज़ीरो, क्योंकि तुम एक साइकिल में घूम के आ गए। समझ में आया? पाथ इंडिपेंडेंसी जैसे अपन मेरे को अब थोड़ा इसको तमीज़ से लिखना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो गया। बेसिकली चलो यहीं लिख देता हूँ अभी के लिए। जैसे अपन इंटीग्रल ई डॉट डी एल ज़ीरो करते थे, अपन कहते थे कि ओह ई मेरा पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे लिखते थे अपन। सही बात है। वैसा ही सेम सा काम अपना यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है ये अब तुम्हें समझ आएगा। मान लो नाकॉम्स थोड़ी सी थ्योरी, मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा रीजन है, ये पूरा रीजन है, ये मैंने एक पूरा साइक्लिक रीजन बना दिया। इस पूरे रीजन के अंदर मतलब ये वही रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं। इस पूरे रीजन में तुम्हारा फंक्शन इज एनालिटिक गिवन, इस कॉन्टूर को मैं ना सीन दे देता हूँ सी, गिवन एफ एनालिटिक ओवर सी। ठीक है, इस पूरे रीजन में जो तुम्हारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में यानी कि इस पूरे के पूरे अंदर पूरे रीजन में। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो एनालिटिक अपनी एनालिटिसिटी छोड़ रहा है। बेसिकली कहीं ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो तब क्या? ठीक है, नहीं है, मान लिया तुम्हें दे दिया कि वो एनालिटिक है, पूरे उस पर नहीं, मतलब पूरे उस पर एनालिटिक है, मतलब पूरे उस पर डिफरेंशिएबल है, पूरे रीजन पे, पूरे सी पे तुम्हारा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अब क्या? तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब ध्यान से देखना। तो अगर मैं इस पर कर दूँ इंटीग्रेशन मेरा एफ जेड डी जेड, इस पूरे सर्कल पे, मतलब इस पूरे सर्कल क्या है, इस पूरे कॉन्टूर पे साइक्लिक इंटीग्रेशन कर दूँ। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जहाँ से घूम के आया, मतलब बेसिकली जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ गया, इसका मतलब वो है साइक्लिक इंटीग्रल। तो अब हम इसको इवेलुएट करना चाह रहे हैं कि ये साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि किसी ने तो देखा होगा ना कि मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और मेरा पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है वैसे तो, लेकिन तुमने अभी सुना हो जैसे मैंने बोला था कि हर बार ज़रूरी नहीं है। तो लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ ज़रूरी नहीं है, मतलब क्या ये हर बार पाथ इंडिपेंडेंट आएगा? मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। तुमने कहा ठीक है, एक बार पूरा साइक्लिक करके देखते हैं, अगर ज़ीरो आ रहा है तो ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है कि मैं कहीं ये मतलब बेसिकली यहाँ से या ऐसे इंटीग्रेट करूँ या ऐसे उल्टा जाके इंटीग्रेट करूँ, बात तो वही आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ये अपन करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ, एफ को मैं लिख सकता हूँ कि यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। सही बात है। और डी जेड को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, पूरा साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, अब तुम इसको खोल दो, अब तुम्हारे पास आएगा यू एक्स वाई डी एक्स प्लस आयोटा वी एक्स वाई डी एक्स एंड देन आयोटा यू एक्स वाई डी वाई एंड माइनस वी एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल बन गया यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। मैं इसको दो इंटीग्रल में तोड़ रहा हूँ, एक आयोटा वाला पार्ट अलग और एक वो वाला पार्ट अलग। यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा निकाल दिया मैंने अगर बाहर, तो ये बन गया वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। अब हम आके फंस गए हैं इस पॉइंट पे, इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम लगाते हैं स्टोक्स थ्योरम।
तुम सोच रहे हो स्टोक्स थ्योरम यहाँ कहाँ से आ गई? स्टोक्स थ्योरम तो वेक्टर फील्ड में नहीं आती थी। हाँ, स्टोक्स थ्योरम अपन कर्ल के लिए लगाते थे। नाउ वी अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। बता रहा हूँ क्यों लगा रहे हैं, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस, ये होता है तुम्हारा स्टोक्स थ्योरम। तो तुम्हें अगर लाइन इंटीग्रल यहाँ दिख रहा है एफ डॉट डी एल, तो तुम्हें ये भी समझ रहा होगा कि जो पहली और दूसरी टर्म्स हैं दोनों में कहीं ना कहीं लाइन इंटीग्रल तो हो रहा है, डॉट भी हो रहा है यू का डी एक्स के साथ और वी का डी वाई के साथ। ठीक है, तो तुम क्या ऐसे जनरेट कर सकते हो ऐसे एक एफ इसमें से? तुम समझ पा रहे हो या नहीं मेरे को नहीं पता, बट एक बार सोच के देखो कि तुम्हारे पास एक एफ डॉट डी एल, मुझे ऐसी सी फॉर्म लानी है इसमें से, है ना, कि एफ बेसिकली एफ क्या हो गया, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉटेड विद डी एल जो कि होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहाँ पे मैं क्या क्या ऐसी टर्म्स रखूँ कि मेरे पास ये बन जाए, है ना। तो सुनो, अगर मैं ऐसा कुछ रखूँ यू आई कैप माइनस वी जे कैप और के में कुछ भी नहीं, डॉटेड विथ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो क्या मेरे पास ये बन रहा है? मेरे पास क्या बन रहा है? यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, एग्जैक्टली वही जो ऊपर है। समझ पा रहे हो? ठीक है, दिख रहा है ऊपर। आगे बढ़ते हैं। और सिमिलरली ये वाली टर्म भी तुम्हें दिख जाएगी, ये वाली टर्म भी तुम बना सकते हो, है ना। ये वाली टर्म बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वी आई कैप माइनस यू जे कैप डॉटेड विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दिख रहा होगा। ये बन गया वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, आ गया एफ डॉट डी एल के फॉर्म में। लगा सकते हैं स्टोक्स थ्योरम, लगाओ फिर। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, मेरे को करना है इस चीज़ का डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ करके देखते हैं। एफ तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा एफ है, और डॉटेड विथ ये तुम्हारा डी एल है। एफ तुम्हारे पास आ गया, डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? इसको मैं F1 मान लेता हूँ, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। F1 का करेंगे तो डेल वही आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड अपन कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो ही है, क्योंकि अपन डी जेड ही ज़ीरो ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड की कोई टर्म ही नहीं है, तो उसको लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और यहाँ पे आ गया u माइनस वी एंड ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आई में कोई टर्म नहीं आएगी, जे में भी कोई टर्म नहीं आएगी, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा। तुम्हारे पास टर्म आएगी सिर्फ के में, जो कि क्या आएगी? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एंड माइनस डेल यू बाई डेल वाई। क्या तुम्हें इतना दिख गया? ठीक है, ऐसे ही तुम करो डेल क्रॉस F2। F2 क्या है मेरा? वी आई कैप माइनस यू जे कैप, फिर से भाई आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, ये तो ज़ीरो ही है फिर से, और यहाँ पे आ गया वी माइनस यू ज़ीरो, तो ये खुल के हो जाएगा, यहाँ पे भी के कैप ही आएगा, और तुम्हारे पास आएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई। आई होप तुम्हें ये आ गया होगा समझ। बस चेक कर रहा हूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना। ओके, आई थिंक मैंने एक गलती करी है कि यहाँ पे आयोटा जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे वी डी एक्स प्लस यू डी वाई आएगा, यहाँ पे भी ये प्लस आएगा, तो फिर यहाँ पे भी ये प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे भी ये प्लस ही रहेगा। अब तो मैं सोच रहे होगे कि अचानक से मुझे कैसे पता लग गया कि मैंने गलती करी? ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे आंसर पता है। सही बात है, हाँ इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है क्या होगा आगे। तो करके देखते हैं, जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँ ये सब यहाँ पे, ये दोनों बेसिकली डेल क्रॉस एफ डी एस, तो मेरा आई क्या बन जाएगा? आई मेरा बन जाएगा पहली वाली टर्म, देखो अरे ये 0.667 कहाँ से आ गया? आई आ गया मेरा इंटीग्रेशन
del u minus del u by del x minus del v by del x actually, and minus del u by del y डॉट डी एस। और साथ ही साथ तुम्हारे पास है ऐसा, इसके आगे के कैप भी है, और साथ साथ है तुम्हारे पास, जब दोनों को एक्चुअली साथ नहीं अलग अलग ही रख लेते हैं, आयोटा इंटीग्रेशन के कैप del u by del x minus del v by del y and dot ds। अब आता है असली खेल। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ जो भी मैंने करा और मैंने क्यों करा। मैंने कहा कि एक रीजन है जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा है एनालिटिक, उसमें मैं करना चाह रहा हूँ कॉन्टूर पे लाइन इंटीग्रल। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। क्यों देखना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं यह देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ तो क्या ये मैटर करता है कि मैं किस रास्ता का लेके जा रहा हूँ, किस रास्ते को लेके मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली में मैटर करता है? मुझे बस यही चेक करना है। इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं पूरा एक बार घूम के आ जाता हूँ वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, मैं पहले एक रास्ते से, मतलब एक रास्ता लेके गया, दूसरा रास्ता लेके वापस आया। अगर मेरा नेट ज़ीरो आ रहा है, नेट इंटीग्रेशन अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैटर ही नहीं कर रहा कि मैं किस रास्ते को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, समझे कि बेसिकली मैं या इस रास्ते को लेके गया, मैं दूसरे रास्ते को लेके गया, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो यानी कि अगर मैं पूरा ही घूम के वापस आ जाऊँ तो मेरा टोटल नेट ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि अगर जा रहे हो तो प्लस है, आ रहे हो तो माइनस है। इतना तुम समझे कि अगर मैं यहाँ से ही यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये प्लस है, और अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो ये माइनस है। डायरेक्शन भी तो मैटर कर रही है, एक डायरेक्शन प्लस है, एक डायरेक्शन माइनस है। सही बात है। तो जितना अगर ये प्लस है मेरे जाते टाइम, उतना ही अगर ये माइनस है तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। कि मान लो अगर मैं यहाँ से गया गया तो मेरा 2 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ, और मेरा आधे टाइम भी 2 रुपये का ही पेट्रोल खर्च हुआ। तो मतलब ऐसे तुम कहोगे कि 4 रुपये खर्च हो गए, ठीक है, ये एनालॉजी अच्छी नहीं थी, बट मान लो कि तुम्हारी ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल बढ़ गई, और नीचे आने पे अगर तुम्हारी -2 जूल कम हो गई, तो तुम्हारी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो। सही बात है। मुझे यही चेक करना है कि क्या मैं जिस रास्ते से ऊपर जा रहा हूँ, मैं किस रास्ते से ऊपर जाऊँ तो मेरी क्या 2 जूल एनर्जी ही बढ़ेगी? क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही 2 जूल बढ़ेगी? ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं इस रास्ते से जाऊँ तब भी मेरी 2 जूल बढ़ रही है, इस रास्ते से जाऊँ तब भी 2 जूल बढ़ रही है। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझे कि पार्ट डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं किसी रास्ते से जाऊँ वो मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए मैं पूरा वहाँ से घूम के आ रहा हूँ, और पूरा घूम के आके मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। अब मैंने करा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पे मैंने थोड़ी सी गणित लगाई। सबसे पहले तो मैंने एफ जेड डी जेड किया। एफ जेड को मैंने खोल के लिख दिया यू प्लस आई वी, डी जेड को भी मैंने खोल के लिख दिया डी एक्स प्लस आई डी वाई। ये तो मंत्र है इसका कि जब भी तुम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करो, जेड को भी खोल दो एक्स प्लस आयोटा वाई में, डी जेड को भी खोल दो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई में। ठीक है, इसको मैंने खोला, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके टर्म्स इकट्ठी करी, टर्म्स इकट्ठी करके अगला जो स्टेप है ये मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता होता कि ये यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लग रही है। सोचा कैसे, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर तुमने पहले से वेक्टर फील्ड्स यूज़ कर रखी हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगाया, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे वेक्टर फील्ड को आइडेंटिफाई करो। तुमने करी कि ये वेक्टर फील्ड बन गई, डीएल तो था ही, और ये लगाने पे, स्टोक्स थ्योरम लगाने पे मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई जो कि तुमने पढ़ी हैं, कॉशी रीमान कंडीशंस। कॉशी रीमान कंडीशंस क्या कहती हैं? कॉशी रीमान कंडीशंस आर डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। कोई फंक्शन एनालिटिक है तो बेसिकली वो ये हमेशा ही फॉलो करेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई ये दोनों हो गए बराबर, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई? ज़ीरो। डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स ये भी हो गए बराबर, तो ये भी हो गया ज़ीरो। इसका मतलब आई आ गया ज़ीरो। इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे, इसको अपन एक फॉर्मली स्टेटमेंट की तरह लिख देते हैं। लेट एफ जेड बी अ complex function if fz
is analytic inside the region C, then the closed line integration fz dz equals to 0, or basically integration fz dz from a to b is path इंडिपेंडेंट। और इसी प्यारी सी चीज़ को अपन बोलते हैं कॉची बाबा की इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम कि अगर को तुम्हारा कोई फंक्शन पूरे के पूरे रीजन में एनालिटिक है तो उसका क्लोज लूप इंटीग्रल उस कॉन्टूर के अलोंग 0 होगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, एक बार इसका प्रूफ भी वापस देख लेना, समझना है तो एक बार वापस समझ लेना। ठीक है, अब आ रहा है आज का आखिरी टॉपिक। ठीक है, बने रहना। आज का आखिरी टॉपिक है कॉची बाबा का ही इंटीग्रल फॉर्मूला। अभी हमने थ्योरम देखी, अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुमने ये तो कह दिया कि अगर पूरे रीजन पे फंक्शन एनालिटिक है तो उसका क्लोज लूप 0 होगा। मैंने कहा कि अगर नहीं है तो, और जैसे मैंने पहली कक्षा में कहा था कि काफ़ी ऐसे फंक्शंस मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मिलेंगे जो एनालिटिक है ही नहीं, तो उनका क्या। मान लो एक पॉइंट से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ना, मतलब मान लो ऐसा एक पॉइंट है z0 जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक ओवर रीजन सी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एट z is equals to z0, then we wish to find the integral fz dz। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब क्या फ़र्क आ जाएगा कि अगर मैं एक पाथ से दूसरे पाथ पे चला गया तो ऐसा क्या फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसे ट्रिक टाइप्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत ऐसे ट्रिकी है। आई मीन अगर ट्रिकी ना होता तो कोई भी कर देता ना, कौशी के नाम पे क्यों ही आता इतना कुछ। दिस इज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज मेड बाय कौची। आई मीन माइट बी अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बट एक्चुअली हाँ, कौची ना होता तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काफ़ी हद तक ना होता। तो ये सारे प्रूफ्स जो हैं वो कौची बाबा ने ही हमारे बनाए हैं। तो वैसे तुम स्किप भी कर सकते हो, बट आई रेकमेंड कि एक बार देख लो, उसका आइडिया देख लो, क्योंकि आगे अगर तुम थ्योरेटिकल फिजिक्स करोगे तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू एक्चुअली सी द प्रूफ्स। बट अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली सीधा उसका जो फॉर्म है वो यूज़ कर सकते हो इंटीग्रेशंस में। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं देखना है प्रूफ तो तुम आगे स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हें देखना है तो बने रहो। तो ये रहा तुम्हारा प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि पहले तो मैंने सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके कारण क्या होगा, अभी भी क्या ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे कि अब इन स्टेप्स में से क्या गलती है। इन स्टेप्स में बस एक गलती आ जाएगी कि अब मैं कौशी रीमन कंडीशंस नहीं लगा सकता। बस नाउ वी कैन नॉट यूज कौशी रीमन कंडीशंस। पर यार मुझे तो कौशी रीमन कंडीशंस ही आती हैं, तो अब तुम क्या करोगे। हमने कहा कि एक पॉइंट जो आ रहा है उसको छोड़ो ना, बाकी जगह कर दो इंटीग्रेट। हमने कहा अच्छा। कोची कहता हाँ सही तो कह रहे हो। कोची ने लगाई एक तगड़ी ट्रिक। अब वो क्या ट्रिक लगाई वो अपन अब देखते हैं। ठीक है, ये मैंने फिर से बना दी सीधी लाइन, आधी कक्षा तो इसी में बीत जाती है। खैर, कोची ने क्या लगाया, अब मैं बना देता हूँ पहले एक प्यारा सा एक कॉन्टूर। ठीक है,
और एक वो पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z इक्वल्स टू z0। ठीक है, कौशी ने कहा कि तुम एक काम करो, जिसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री, उसको तुम हल्का सा छोटा इरेजर लेते हैं। इरेजर छोटा कहाँ से होता है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा इरेजर हटो, मैं इसको छोटा सा ऐसे काट दूँ। ओके, अब काट के अब तुम इस पॉइंट तक लेके जाओ। ठीक है, इस पॉइंट की करो परिक्रमा और फिर वापस आ जाओ। ये करा कौची ने। हमने कहा ये क्या करा तुमने, तो पूरा कॉन्टूर ही बर्बाद कर दिया। उसने कहा नहीं अभी देखो तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे जाओ, लेकिन हम इसके अंदर से होते हुए जाना, कि जो इन्होंने नया ऐसे अंदर मकान खोल दिया है, यहाँ से होते हुए जाना। कौची ने पता क्या किया, जो पॉइंट आ रहा था उसको बाहर ही निकाल दिया। जो पॉइंट अंदर घुस के बैठा था कि लो कर लो इंटीग्रेशन, मैं तो करना ही नहीं दूंगा, मैं तो हूँ ही, मतलब मेरे पे तो फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है। कौची कहता अबे हट, उसके बीच में से ऐसे मैदान निकाल दिया, उसको बाहर ही निकाल दिया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है वो देखते हैं कि एक्चुअली में तो कॉन्टूर तो बर्बाद हुआ ही ना, चाहिए तो मुझे पूरा ही कॉन्टूर, बर्बाद हुए कॉन्टूर का मैं क्या करूँगा। अब देखते हैं, तो ये सी जो था ये मेरा पुराना कॉन्टूर था। ठीक है, सी बाहर वाला कॉन्टूर, कॉन्टूर समझ रहे हो, पूरा लाइन जो मतलब पाथ, जो क्लोज्ड पाथ में बना रहा हूँ उसको कॉन्टूर बोल रहा हूँ मैं। सी डैश नया वाला जो टोटल कॉन्टूर है। ठीक है, C1 ये वाली लाइन, C2 ये वाली लाइन, C डबल डैश ये अंदर वाला सर्कल, C1 अंदर जाने वाली लाइन, अंदर जाने वाली लाइन, C2 इज बाहर आने वाली लाइन। ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मली लिख रहा हूँ, समझ जाना। और ये अंदर वाला सर्कल, बेसिकली द सर्कल दैट इज इनसाइड हियर। ओके, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सेंटर पे ले भी आते हैं, लग नहीं रहा सेंटर पे। ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है Z0 पे, और इस सर्कल का रेडियस मैंने ले रखा है R। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन। अब चूंकि मैंने पॉइंट को निकाल दिया है बाहर, तो सी डैश जो कि ये टोटल कॉन्टूर है, इस पूरे से निकलते हुए, जैसा कि बाबा कौची ने कहा है कि सी डैश पे तो अगर तुम इंटीग्रेट करो तो सी डैश के अंदर तो पूरा का पूरा फंक्शन तुम्हारा है एनालिटिक। ऑब्जर्व दैट एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी डैश समझ गए ना, सी डैश बेसिकली टोटल कॉन्टूर which is equal to C plus C1 plus C2 plus C डबल डैश। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस कॉन्टूर इज बेसिकली मेड ऑफ C प्लस C1 वाली लाइन, C1 वाली लाइन प्लस C2 वाली लाइन, एंड लास्ट में अंदर वाला सर्कल, और ये टोटल आना चाहिए 0। ये तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि एनालिटिक में अगर तुम लाइन इंटीग्रल करोगे तो टोटल 0 आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। पर यार करना तो मुझे एक इंटीग्रेशन सॉल्व था ना, ये तो चार चार खोल के दे दिए। ठीक है, करते हैं सिंप्लीफाई, रो क्यों रहे हो। तो ये पहला है C1 C2, ये तो दो लाइन है। कौची कहता कि इनको इतना करीब ले आओ, इतना करीब ले आओ कि ये दोनों एक हो जाएं। ठीक है, ये दोनों इतने करीब आ जाएं कि दोनों एक हो जाएं, सोलमेट्स हो जाएं। ठीक है, तो मेरा स्टेप क्या है, ब्रिंग C1 एंड C2 क्लोज, नहीं, वेरी वेरी, एक और वेरी क्लोज। उससे क्या हुआ, ये और ये दोनों इंटीग्रल आपस में कट गए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो मेरे पास अब क्या बचा, सिंपली इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड सर्कल वाला इक्वल्स टू 0।
ठीक है, जिसको बेसिकली अब मेरे को मेरा चाहने वाला इंटीग्रल मिल गया इन द फॉर्म ऑफ अनदर इंटीग्रल इस माइनस एफ जेड डी जेड सी डबल डैश। ठीक है, मतलब बेसिकली बाहर वाला इंटीग्रल इज इक्वल टू अंदर वाले इंटीग्रल, ये सर्कल पे, बट बाहर एक आर्बिट्ररी कर्व है, अंदर एक मेरा खुद का बनाया हुआ कर्व है, तो अंदर के साथ में कुछ भी छेड़खानी कर सकता हूँ। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा खेल। इतना आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक इस ये तक यहाँ तक मैं कैसे किया। अब थोड़ा सा छोटा सा और खेल खेलना है, मतलब वैसे एक दो खेल और आएंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नॉट एनालिटिक का मतलब समझते हो कि फंक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना। मतलब कुछ इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जा रहा होगा फंक्शन, तभी तो वहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। ऐसा ही होता है हमेशा कि फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इन्फानाइट जा रहा है, सिंगुलर हो रहा है फंक्शन। अभी वो सिंगुलैरिटी पोल्स तुम समझोगे अगली कक्षा में, लेकिन अभी के लिए समझो कि इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है इन्फिनिटी जा रहा है। सही बात है। तो फंक्शन ऐसे अगर जेड बराबर जेड नॉट पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार ऐसे सोचना कि क्या मैं अपने फंक्शन को लिख सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज बेसिकली मेड ऑफ सम फंक्शन डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। एक बार थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसमें भी अगर जेड बराबर जेड नॉट चला जाए तो ये फंक्शन इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। सही बात है। एफ जेड को मैं लिख दूँ अगर जी जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, तो ये फंक्शन चला जाएगा इन्फिनिटी और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम बिहेवियर कर रहे हैं, और मतलब दिस फंक्शन इज बेसिकली दिस। जैसे अगर मेरा फंक्शन मान लो ऐसा कुछ होता जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, तो मैं इसको लिख सकता ना लेट, या फिर फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया मेरा जी, और इसके नीचे ये जेड माइनस जेड नॉट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है, कहीं से कहीं ना कहीं से तो मैं जेड माइनस जेड नॉट निकाल ही सकता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं हमेशा जेड माइनस जेड नॉट निकाल पाऊंगा। ये तुम अगले लेक्चर में देखोगे जहाँ पे हम टेलर एंड लॉरेंट सीरीज देखेंगे, लेकिन हम ही कर सकते हैं। अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं भी हो रहा है तो अगले लेक्चर में तुम्हें एक बहुत प्यारा सा प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए इंटुइटिवली समझो कि मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ ऐसे। तो अगर मैं इसको लिख ही सकता हूँ ऐसे, तो लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, बेसिकली इंटीग्रेशन जी जेड डी जेड जेड माइनस जेड नॉट सी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस जी जेड हो नहीं, मैंने जेड माइनस जेड नॉट ही क्यों निकाला, तुम ये भी सोचो ना कि इसकी पावर 2 या ऐसे 3 पावर या ऐसे कुछ nth पावर क्यों नहीं निकाली। लेकिन हो सकता है हो, जेड मेरे को सिर्फ एक की ज़रूरत है, मेरे को सिर्फ एक की ज़रूरत है, ये भी तुम्हें अभी पता लग जाएगा। बाकी सारी अंदर ही हैं जी जेड के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ इंटीग्रल जी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ऑन सी डबल डैश सर्कल। ठीक है, अब जिनको नहीं पता, सर्कल की क्वेश्चन होती है मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, या फिर जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कैसे होती है एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये तुम्हारा जेड नॉट है, तो जेड बराबर जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा मतलब क्या है कि ये थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा तो तुम बना ही रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जेड बराबर जेड नॉट, यानी कि ये तुम्हारा जेड नॉट आ गया। अब उसमें तुम एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब समझे कि आर तो कांस्टेंट है और तुम्हारा चेंज क्या कर रहा है, थीटा। थीटा तुम्हारा चेंज कर रहा है, इसलिए मैं इसको लिख पा रहा हूँ ऐसे। या फिर इससे समझो कि मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना जेड माइनस जेड नॉट के बीच की, वो हमेशा आर है। इतना समझ गए कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज आर, यानी कि मैं जेड माइनस जेड नॉट को क्या लिख सकता हूँ, आर ई की पावर आयोटा थीटा। जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड हटाऊंगा यहाँ पे एक ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो कि मॉड लेने पे हट जाता है, इसलिए मैं इसको लिख पा रहा हूँ जेड इज टू जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। आई होप तुम शायद समझ गए होगे। तो अभी ये काम लगाओ यहाँ पे। अच्छा एक और चुल है,
जो कि कौशी को मची थी। उसने कहा था ये आर तो मेरे कंट्रोल में है ना, हाँ आर मेरे कंट्रोल में ना, हाँ आर को ज़ीरो कर दो, आर को ज़ीरो कर दो। ये कहता कौची, कहता कि कर दो आर को ज़ीरो। नाउ आर गोज टू ज़ीरो, इफ आर गोज टू ज़ीरो देन जेड गोज टू जेड नॉट, देन जी जेड गोज टू जी जेड नॉट। ठीक है, करके देखते हैं। तो इंटीग्रल जी जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल जी, अब मैंने इसको जेड नॉट बना ही दिया तो बना ही दो। और अच्छा जेड को अगर मैंने सब्सटीट्यूट कर ही दिया है तो यहाँ पे आ गया आर ई की पावर आयोटा थीटा, और फिर डी जेड क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, डी जेड इज इक्वल्स टू आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बन गया आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। इतना तुम समझे, आई होप समझ गए होगे। तो आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, मतलब बेसिकली मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों करा, क्योंकि आर कांस्टेंट है। अबे आर से गया आर, ई की पावर आयोटा थीटा से गया ई की पावर आयोटा थीटा, जी जेड नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे ही तो इवेलुएट किया है। तो आ गया माइनस आयोटा जी जेड नॉट इंटीग्रल ऑफ पूरे गोल में डी थीटा। अब पूरे गोल में डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई, सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रल जी जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड आ गया मेरे पास 2 पाई इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल क्या, इंटीग्रल तो कर दिया ना, जी जेड नॉट। अभी माइनस साइन मैंने कहाँ गायब कर दिया वो भी मैं बता देता हूँ। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, माइनस साइन मैंने ऐसे गायब किया कि ध्यान दो कि यहाँ पे तो कर्व की डायरेक्शन चल रही है ऐसी, अंदर कर्व की डायरेक्शन चल रही है ऐसी, यानी कि कर्व की डायरेक्शन अंदर इस उल्टा ऑफ बाहर, तो उसके इंटीग्रेशन में वैसे ही एक माइनस आना ही था। ठीक है, क्योंकि कर्व की डायरेक्शन उल्टी है, उस डायरेक्शन के चक्कर में एक माइनस यहाँ पे और आता, जो कि ठीक है मैंने एंड में लिख दिया, एक ही बात है। तो आई थिंक अब तुम समझ गए कि ये जो इंटीग्रेशन मैंने निकाला वो कैसे मैंने निकाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ जी जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड किसी कर्व सी पे लाइन इंटीग्रल इज बेसिकली 2 पाई जी जेड नॉट, एंड दिस इज योर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, बट ठीक है, इंटीग्रेशन एक बारी में अगर निपटा ही रहे हैं तो निपटा ही देते हैं। इससे तुम्हें एक और चीज़ मिली, एक तो ये मिला ही, दूसरी चीज़ ये मिली कि अगर तुम्हें उस जेड नॉट पे बेसिकली जी जेड नॉट निकालना था, अगर उस बेसिकली पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी इस फंक्शन की, तो वो सिंपली 1/2 पाई इंटीग्रेशन जी जेड डी जेड जेड माइनस जेड नॉट। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है इसको सोचने का कि मैंने ऐसा क्यों शुरू किया, कि मेरे को बेसिकली ये चलती कि इस पॉइंट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। बट ये मुझे थोड़ा ऐसा इतना लॉजिकल लगता नहीं है, मतलब दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि मैं उस पर पॉइंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे सही नहीं लगता। तो मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लगता है कि मैं इंटीग्रेशन निकालना चाह रहा हूँ जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं, क्योंकि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी यही कर रहा है, पर तुम दोनों पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, मेरे लिए पर्सनली ये पर्सपेक्टिव बढ़िया है कि मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। तो अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव्स देखते हैं। डेरिवेटिव्स एट अ पॉइंट जी जेड नॉट, तो अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो ये अंदर जाके भी डिफरेंशिएशन ही होगा। तो अंदर जाके अगर मैं इसका करूँ डिफरेंशिएशन तो मेरे पास आएगा जी जेड नॉट एंड
जी जेड एंड मैं बेसिकली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डी बाई डी जेड नॉट ऑफ 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, 1/2 पाई आयोटा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/z-z0 का स्क्वायर। मैं ढंग से लिख देता हूँ, जी जेड -1/z-z0 का स्क्वायर डी जेड, लेकिन एक और -1 बाहर आएगा जो कि z0 का कोफिशिएंट है। तो ये बस बन जाएगा सिंपली 1/2 पाई इंटीग्रेशन जी जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस मैं ये करा रहा हूँ। एज सच ये कुछ सोचने लायक टॉपिक नहीं है, और इसको तुम आगे करते जाओगे तो इन जनरल nth डेरिवेटिव तुम्हारे पास आता है n फैक्टोरियल बाय 2 पाई इंटीग्रल ऑफ जी जेड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 डी जेड। दिस इज़ बेसिकली द जनरल फॉर्म, कभी कभी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बस कंप्लीटनेस के लिए बता दिया है, ये कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला। अब एक सवाल भी देख लेते हैं यार, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल करके ख़त्म करते हैं लेक्चर को। सवाल बेसिक सही है। सवाल ये है कि तुम्हें इवेलुएट करना है ये इंटीग्रल साइन जेड 2z माइनस पाई डी जेड ओवर द रीजन, पहला पार्ट सर्कल z इज इक्वल्स टू 1 वाला, यानी कि रेडियस 1 का सर्कल, और सर्कल z इज इक्वल्स टू 2 वाला, रेडियस 2 का सर्कल। ये चीज़ मैं एक बार ऐसे बॉक्स में बता देता हूँ फटाफट, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, जिनको भी इस चीज़ में अगर दिक्कत आ रही है तो, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल z माइनस जेड नॉट अगर तुम्हें दे रखा है r, इसका मतलब ही ये है तुम्हारा सेंटर और ये है तुम्हारा रेडियस। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे z नॉट 0 है और r1 दे रखा है, तो ये ओरिजिन पे सेंटर्ड सर्कल है जिसका रेडियस है 1। ठीक है, प्लॉट अपन कर सकते हैं, सबसे पहले प्लॉट ही करते हैं ऐसे सवालों में अपन। जैसे ही तुम्हें ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स में, तो तुम्हें सबसे पहले कॉन्टूर प्लॉट करना है। यार इतना लंबा कैसे बन गया। ओके, तो ये छोटा सा बना देते हैं एक, ये है एक्स वाई और ये 1 रेडियस का, आई होप बड़ा अजीब सा बना है। अभी भी अच्छा नहीं बन रहा, बट ओके वॉट एवर, चलो ठीक है, कैसा भी बना है वॉट एवर। ये रेडियस 1 का सर्कल मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आई है मेरे पास इंटीग्रेशन साइन जेड 2z माइनस पाई। पहले इसको जिस फॉर्म में अपन जानते हैं, क्योंकि अपना एक कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट। तो ऐसा सा फॉर्म लाना है, नीचे 2 है तो 2 को हटाओ, तो 2 को हटाते ही मैं 1/2 बाहर निकाल लिया पूरा का पूरा। ठीक है, साइन जेड और निकाला है तो बचा मेरे पास जेड माइनस पाई/2। पाई/2 मतलब नीचे ये जेड नॉट तो आ गया। अब कंडीशन क्या होती है, जेड नॉट पे फंक्शन तुम्हारा एनालिटिक नहीं होना चाहिए। तो क्या पाई/2 पे मेरा फंक्शन, मतलब ये वाली चीज़ तो पाई/2 पे एनालिटिक नहीं है, पर क्या पाई/2 मेरे कॉन्टूर में आ रहा है। तो पाई/2 इज बेसिकली समथिंग लाइक, पाई/2 क्या होता है, समथिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ कहीं आएगा पाई/2, वो इस कॉन्टूर के बाहर जा रहा है, और अपन इंटीग्रेशन तो इस कॉन्टूर में कर रहे हैं, और इस पूरे कॉन्टूर में कहीं पे भी पाई/2 नहीं आ रहा है। जो कि इस कॉन्टूर में कहीं पे भी पाई/2 नहीं आ रहा है, इस पूरे कॉन्टूर में तुम्हारा फंक्शन इज एनालिटिक। द फंक्शन इज एनालिटिक ऑन z is equals to 1. So using Cauchy integral theorem, integral of
साइन जेड माइनस हाफ इज सिंपली ज़ीरो। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में फिर से प्लॉट करो सबसे पहले। ये एक्स, ये वाई, और ये मैंने कर दिया सर्कल भी बना दिया। ये 2 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। तो अब तो पाई बाय 2 मेरा अंदर आ रहा है। अब पाई बाय 2 वाला पॉइंट हो गया जहाँ पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ तुम्हारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये हाफ तो बाहर है ही, इस चीज़ का बन जाएगा 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट। ये है तुम्हारा एफ जेड, तो साइन के अंदर पाई बाय 2, दैट्स इट। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई आयोटा विच इज़ जस्ट पाई आयोटा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इंटीग्रल्स एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसका यूज़ अभी रियल इंटीग्रल्स में भी आएगा और आगे और देखते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, समझ में उस तरीके से पढ़ना। तो चलो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।